और अब खबरें विस्तार से। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी गई है। सीसी की बैठक के बाद देर रात पहली सूची को जारी किया गया है। और पहली सूची की बात कर ले तो उसमें 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से टिकट, जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, और जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर से टिकट दिया गया है। खत्म हुआ इंतजार, महारथियों पर लगी मोहर। मिशन 25 के लिए 19 रणबांकुरों की लिस्ट। महीनों की माथापच्ची और कई दौर की बैठकों के बाद गुरुवार रात को कांग्रेस ने अपने 19 रणबांकुरों की लिस्ट जारी कर दी है। राम नारायण मीणा कोटा, ज्योति मिर्धा नागौर, सुभाष महरिया सीकर, मदन गोपाल मेघवाल बीकानेर, श्रवण कुमार झुंझुनू, मानवेंद्र सिंह बाड़मेर, ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर, रफीक मंडेलिया चूरू, जितेंद्र सिंह अलवर, नमो नारायण मीणा टोंक सवाई माधोपुर, अभिजीत कुमार जाटव भरतपुर, सविता मीणा दौसा, बद्रीराम जाखड़ पाली, वैभव गहलोत जोधपुर, रतन देवासी जालौर, रघुवीर सिंह मीणा उदयपुर, ताराचंद भगोरा बांसवाड़ा, गोपाल सिंह इड़वा चित्तौड़गढ़, संजय कुमार जाटव करौली। इस लिस्ट में क्षेत्र और जाति के गणित को साधने की भरसक कोशिश की गई है। कांग्रेस ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस ने जहां 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो अब कांग्रेस में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। आपको बता दें कि बची हुई सीटों पर भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे उम्मीदवार। पहले फेज के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, तो वहीं दूसरे फेज की बात करें तो उनके चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ सीट पर उम्मीदवार आना बाकी है। इन 4 सीटों पर पहले फेज में ही चुनाव है, और ऐसे में इन 4 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों की घोषणा भी संभव है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में चुनाव वाली 2 सीटों गंगानगर और जयपुर ग्रामीण पर उम्मीदवार आने बाकी है। तो जहां पर पहली सूची का इंतजार खत्म हो चुका है, तो वहीं अब दूसरी सूची का इंतजार बना हुआ है। लेकिन ये कयास है कि जल्द ही बाकी बचे यानी कि 6 सीटों पर भी जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, जहां पर 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, तो वो अभी तक 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। क्या कयास लगाया जा रहा है, आखिरकार कब तक इन सीटों की घोषणा हो जाएगी और पेच कहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, 19 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें 6 उम्मीदवारों की घोषणा पर टिकी हुई है। और इन 6 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले फेज पे चुनाव होने हैं। अगर जयपुर ग्रामीण और एक सीट को और छोड़ दिया जाए तो इन 4 सीटों पर पहले फेज में चुनाव है। तो यहाँ जो पार्टी सूत्रों, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, उनके मुताबिक आज दिल्ली में इन 6 सीटों को लेकर के एक मंथन होना है, एक बैठक होनी है बड़े नेताओं की। और उसमें इस बात की संभावना है कि इन जो पहले फेज की 4 सीटें हैं उन पर नाम क्लियर हो जाए। तो आज की बैठक के बाद ऐसा इस बात की संभावना है कि आज देर रात या कल तक उम्मीदवारों की घोषणा होने के आसार बने हुए हैं।
दूसरे चरण की जो 2 सीटें बची हुई हैं उन पर भी जल्द उम्मीदवारों की घोषणा के आसार है। एक जो जयपुर ग्रामीण सीट है वहां पर पुलवामा शहीद की वीरांगना या उनके परिवार से टिकट दिए जाने को लेकर के कांग्रेस में गंभीरता से विचार चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने हाईकमान को ये सुझाव दिया था कि किसी शहीद परिवार में से अगर टिकट दिया जाता है तो मौजूदा माहौल में पार्टी को फायदा मिल सकता है। तो इस सलाह मिलने के बाद में जयपुर ग्रामीण से पुलवामा शहीद की वीरांगना और उनके परिवार में से किसी को टिकट देने को लेकर गंभीरता से चर्चा चल रही है और यही वजह है कि यहाँ पर पहली सूची में जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। बाकी अगर सीटों की बात की जाए तो राजसमंद को लेकर के भी कई उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन वहां भी शायद किसी पूर्व सैनिक को या किसी सेना के रिटायर्ड ऑफिसर को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि लक्ष्मण सिंह रावत उन दावेदारों में से एक है। इसके अलावा भी एक लंबी कतार है वहां पर दावेदारों की, लेकिन सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। इसी तरह गंगानगर सीट का सवाल है, वहां पर भी सहमति नहीं बन पाई थी। तो इस कुल मिलाकर के जो 6 सीटें हैं उनमें सहमति नहीं बन पाने की वजह से पहले फेज में उनको जारी नहीं किया गया। आज जो बैठक होने वाली है उसके बाद अगर सहमति बनती है तो देर रात तक, वरना कल तक इन 4 सीटों पर तो कम से कम उम्मीदवारों की घोषणा हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें पहले फेज में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 2 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल गोवर्धन, जैसा कि आपने बताया इस लिस्ट में तमाम समीकरणों को ध्यान रखने की कोशिश की गई है, साथ ही कितने नए चेहरों को पहली बार मौका दिया है गोवर्धन? देखिए 19 उम्मीदवारों में से बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको तकरीबन 6 ऐसे चेहरे हैं जो बिल्कुल पहली बार वो आए हैं। 10 ऐसे चेहरे हैं जो पहले सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। मौजूदा अगर विधायकों और मंत्रियों की बात की जाए तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े चेहरों को, मंत्रियों और विधायकों को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन इन कयासों पर अब विराम लग गया है। किसी भी मंत्री को अभी तक 19 में से किसी सीट पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। केवल रामनारायण मीणा को कोटा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है जो सीटिंग विधायक है। 4 विधानसभा चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। हालांकि मानवेंद्र सिंह को जो सीट दी गई थी झालरा पाटन, तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे और अब उनको बाड़मेर सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। पहले उनकी डिमांड भी बाड़मेर सीट से थी, उनके पिताजी भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, मानवेंद्र सिंह खुद वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार वो कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से बनाए गए हैं। इसके अलावा रघुवीर मीणा वो भी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उनको उदयपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो 4 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, उनको मौका दिया गया है और जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से एकमात्र रामनारायण मीणा को मौका दिया गया है। जी, साथ ही गोवर्धन, जो 19 रणबांकुरे मैदान में उतारे गए हैं उसमें कास्ट फैक्टर को समझना चाहे तो किस तरह से जातीय समीकरण देखने को मिलते हैं? यहाँ पर जातीय समीकरण साधने की जरूर कोशिश की गई है। जो कोर वोट बैंक माना जाता है कांग्रेस का, उन समाजों को ज्यादा टिकट दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 4 सीटें 4 सीट जाट समुदाय को गई है, 4 सीट मीणा समाज को गई है और 3 सीट राजपूत समाज को दी गई है। इसी तरह वैश्य समाज को, सैनी समाज को, देवासी समाज को 1-1 सीट दी गई है। तो ये जो पूरा एक कांग्रेस के हिसाब से एक सामाजिक समीकरण, सामाजिक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी इन 19 सीट में से ब्राह्मण समाज से एक भी टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि जो 6 सीटें पड़ी और बाकी है उनमें उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। तो इस बात की संभावना है कि शायद भीलवाड़ा या अजमेर में से एक जगह पर ब्राह्मण समाज के किसी नेता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। तो अभी 19 में भले चाहे ब्राह्मण समाज के किसी नेता को टिकट न दिया गया हो, लेकिन अभी 6 सीटें बाकी पड़ी है, जिनमें से अजमेर, भीलवाड़ा, बारा, झालावाड़ ये ऑप्शन है जहां से भी ब्राह्मण समाज के किसी नेता को टिकट दिया जा सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कोर वोट बैंक को देखते हुए, कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को देखते हुए सीटों का बंटवारा किया गया है। हर समाज को साधने की कवायद की गई है। हालांकि एक इसमें सामाजिक संतुलन में यह भी देखा जाता है कि जिन समाजों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में या राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए दे दिया गया है, उनको शायद मना लिया जाएगा लोकसभा चुनाव में टिकट न दे करके भी। तो ये तमाम तरह के समीकरण हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव के राजनीतिक हालात को देखते हुए ये टिकट बांटे गए हैं।
अब ये सामाजिक समीकरण कितने सदते हैं इन नेताओं को टिकट देने से, यह हालांकि बहुत अभी वक्त है। जब चुनाव अभियान शुरू होगा, वोटिंग के लिए माहौल बनेगा, और जब वोटिंग होगा तब तक बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। लेकिन तात्कालिक रूप से और पार्टी ने जो सर्वे किया और जो ग्राउंड के हालात थे उसके हिसाब से ये उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब वोटिंग के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण पार्टी साध पाई है या नहीं साध पाई है। जी बिल्कुल। साथ ही गोवर्धन, पार्टी ने लगभग 10 पूर्व सांसदों को मौका दिया है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, पहले पार्टी में बहुत लंबा विचार विमर्श इस बात को लेकर के चला था कि मौजूदा माहौल में दिग्गज जो नेता हैं, बड़े जो चेहरे हैं, उनको चुनाव में मैदान में उतारा जाना बहुत जरूरी है। उसी में ये आइडिया आया था कि मंत्रियों को और जो बड़े सीनियर विधायक हैं उनको भी टिकट दिए जाने चाहिए। लेकिन बहुत से मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि मंत्रियों को नहीं उतारा जाए। बाद में बचते थे जो कैंडिडेट जिनकी विनेबिलिटी थी, उनमें ऐसे ही चेहरे सामने आए जो पहले सांसद का चुनाव लड़ चुके थे। तो ऐसे में 10 जगह पर सांसद का पहले चुनाव लड़कर हार चुके जो नेता हैं उनको ही मौका दिया गया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है और कई बार जो लहर होती है, सत्ता विरोधी लहर होती है, उसका में अगर कोई चुनाव लड़ता है तो हार भी जाता है। तो ऐसे में पार्टी ने शायद ये सोच करके कि लहर में हारे हुओं को क्योंकि सभी सीटें पर पार्टी हार गई थी, सभी 25 सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी हार गई थी, तो एक क्राइटेरिया नहीं तय किया जा सकता था कि हारे हुए किसी सांसद को टिकट न दिया जाए। और यही वजह थी कि उनके जगह कोई विकल्प नहीं था, कोई जिताऊ चेहरा शायद नहीं लगा होगा। इसी की वजह से वहां पर 10 जो पुराने चेहरे हैं, जो 10 सांसद रह चुके लोग हैं, नेता हैं, उनको मौका दिया गया है। जी बिल्कुल गोवर्धन। साथ ही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह जो है उनको बाड़मेर से ही टिकट दिया गया है और यहां पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी दावेदारी अपनी जता रहे थे। बिल्कुल, बाड़मेर सीट को लेकर के बहुत सी राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था। हरीश चौधरी राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो पार्लियामेंट लड़ना चाहते हैं। फिर बीच में बात ये भी आई कि मानवेंद्र सिंह को जालोर सिरोही से उम्मीदवार बना दिया जाए। ये सारी चर्चाएं चलने के बाद लेकिन जो मानवेंद्र सिंह को पार्टी में जब लेकर के आया गया था उस वक्त बताया जाता है कि उनसे कमिटमेंट किया गया था कि उनको उनकी पसंद की सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जाएगा। और अचानक उनको जब तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के सामने झालरा पाटन चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था तो बताया जाता है कि उस वक्त भी उनसे कमिटमेंट हुआ था कि यहाँ पर जो भी नतीजा रहता है उसका उनकी लोकसभा की टिकट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शायद लगता है कि उसी कमिटमेंट के तहत मानवेंद्र सिंह को वहां से उतारा गया है और हरीश चौधरी को उनकी जो इच्छा थी उसको नहीं माना गया है, क्योंकि हरीश चौधरी को मंत्री भी बना दिया गया था वहां पर और पार्टी ने यह फैसला कर लिया कि किसी भी मंत्री को वो टिकट नहीं देंगे। तो फिर मानवेंद्र सिंह को यहाँ से मौका देना स्वाभाविक था। साथ साथ बहुत सारी सीटें थी जहां पर मंत्रियों को लड़ाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, हाईकमान ने ये फार्मूला ही खत्म कर दिया कि किसी भी मौजूदा मंत्री को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो फिर इसके अलावा कोई अल्टरनेट था भी नहीं। जी बिल्कुल। साथ ही गोवर्धन, 2014 को देखें तो किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, इस सूची को किस तरह से रणबांकुरों को यहाँ पर उतारा गया है? देखिए, 2014 के मुकाबले बहुत सारे चेंजेज राजनीतिक परिस्थितियों में भी आए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों में जो उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें भी आए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 25 की 25 सीटें हार गई थी। बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था और उस वक्त कांग्रेस राजस्थान में सत्ता गंवा चुकी थी और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भी सत्ता गंवा दी। अब परिस्थितियां बदली हुई है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, हालांकि उसका बहुमत उतना प्रचंड नहीं है, वो 100 का आंकड़ा छू पाई। हालांकि 12 जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस के साथ में हैं और 6 जो बसपा के विधायक हैं उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। तो विधानसभा में अगर शक्ति परीक्षण की अगर नौबत आए तो कांग्रेस के पास 118 के आसपास का नंबर हो जाता है। तो विधानसभा में बहुत सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, बहुत पावरफुल स्थिति में एक कंफर्टेबल मेजोरिटी उसकी है।
लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों का अगर विश्लेषण किया जाए जी। और वोट प्रतिशत को देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए, तो कोई बहुत ज्यादा बढ़त पूरे प्रदेश में नहीं है। करीब 6-6.5 लाख वोटों का अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और मारवाड़ की बहुत सी जो सीटें हैं उनमें तो अंतर है भी नहीं और कांग्रेस पीछे है। मसलन पाली की अगर बात की जाए, जालोर सिरोही की बात की जाए, इन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से विधानसभा चुनाव में अगर लोकसभा चुनाव की कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से विधानसभा चुनाव का नतीजा देखा जाए तो पाली और जालोर सिरोही सीट पर 1 लाख वोट से लेकर 1.25 लाख वोट पीछे कांग्रेस है। तो ये पार्टी के सामने चुनौती जरूर रहेगी कांग्रेस के सामने इन सीटों पर कि ये जो अंतर है ये पाटा जाए। दूसरा, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे हैं। बीजेपी ये प्रचार कर रही है कि उनकी हर सीट पर मोदी कैंडिडेट है। ये एक जो नैरेटिव है, इससे भी कांग्रेस को पार पाना होगा, वो एक बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए हालांकि कांग्रेस जो न्यूनतम आय गारंटी योजना राहुल गांधी ने घोषणा की है, उसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने में लग गई है, ताकि वो ब्रांड मोदी के सामने ये नैरेटिव जो है उसको बदल सके। चुनाव का नैरेटिव बदलने के लिए कांग्रेस न्यूनतम आय गारंटी योजना लेकर के आई है। अब चूंकि चुनाव में 11 सीट ऐसी हैं जहां पर दोनों पार्टियों के योद्धा आमने सामने हैं और जब चुनाव प्रचार होगा तो बहुत सारे रंग बदलेंगे, बहुत सारे ग्राउंड के जो समीकरण हैं वो बदलेंगे। तो ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस अपने चुनाव अभियान के दौरान नैरेटिव को बदल पाती है, कितना फील्ड में करिश्मा दिखा पाती है, ये अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो उम्मीदवारों की घोषणा का काम है वो लगभग 19 सीट पर पूरा होने के बाद, आज के डिस्कशन के बाद पूरा हो जाएगा। आज जो एक और बैठक होनी है जिसमें बची हुई सीटों पर डिस्कशन के बाद उम्मीदवार चयन का काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद पार्टी 1 तारीख से मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और डिप्टी सीएम ये सभी मेवाड़ से सभाओं की शुरुआत करेंगे और दिन में 3-3 सभाएं करेंगे। और अब सभाएं करने में एक चीज ये भी है कि उनके सामने कैंडिडेट भी होगा उस सभा में। मेवाड़ से मसलन शुरुआत करेंगे, उदयपुर की सभा होगी तो रघुवीर मीणा होंगे, अगर सादड़ी में सभा करेंगे तो गोपाल सिंह ईडवा होंगे, बांसवाड़ा में सभा करेंगे तो बिल्कुल गोवर्धन। तो कांग्रेस ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद गुरुवार देर रात प्रदेश की 25 में से 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बाकी 6 सीटों पर अभी और मंथन किया जाना बाकी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।